नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्सटाइल मिरर में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। आज बड़े सौभाग्य का विषय कि भीलवाड़ा में वीविंग इंडस्ट्री के बहुत अनुभवी व्यक्ति श्री टंडन साहब, शरद जी टंडन भीलवाड़ा पधारे, तो हमें लगा कि उनके अनुभवों का फ़ायदा यहाँ की इंडस्ट्री को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को देना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्री शरद जी टंडन साहब। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी। आपके पहले जैसी बढ़ा चढ़ा के तारीफ करने की आदत अभी भी कायम है, बट मतलब कोशिश ये रहेगी कि जो भी आपने अपने दर्शकों को बताया है मेरे बारे में, इस वार्तालाप से उस मापदंड पे हम खरे उतरे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यही चाहते हैं कि श्री टंडन साहब को वीविंग इंडस्ट्री का लंबा अनुभव है और यहाँ भीलवाड़ा में भी इनके काफ़ी कंसल्टेंसी चलती है। इसके अलावा हिंदुस्तान इचलकरंजी वगैरह है, बॉम्बे वगैरह में चलती है। तो हमने कुछ प्रयास किया है कि हम चाहते हैं कि यहाँ की इंडस्ट्री को आप क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले तो सर आपके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके पढ़ाई और आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन में कुछ अच्छा भी है, कुछ इतना अच्छा नहीं भी है। मतलब मैंने 81 में सस्मीरा से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है और मेरे जो कई लोग उसको काला वो मांग सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जो गर्व से कहता हूँ कि मैं एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर हूँ। तो अच्छा। मैंने फैक्ट्री चलाई है, फैक्ट्री बिल्कुल डाउन हो गई, बिजनेस में घाटे बहुत हो गए, तो ऊंच नीच सब देखा हुआ है। अब ठीक है, उसके बाद में फिर हम अच्छे मुकाम के ऊपर में हैं। तो कंसल्टिंग में आइडिया यही रहता है कि केवल तकनीक नहीं, तकनीक का कमर्शियल एप्लीकेशन कैसे करना और क्या चीज़ों पे ध्यान रखना, उसकी हम हमेशा सजगता रखते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों या दूसरी कोई कंपनीज के उसके अंदर में। और अभी मेरा ज़्यादा रोल जो फैमिली बिजनेसेस हैं, सेकंड और थर्ड जनरेशन जहाँ फैमिलीज में आ रही हैं, उनको एज अ स्ट्रेटेजी और बोर्ड एडवाइज़र के तौर पे हम मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से वीविंग इंडस्ट्री की जो है सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वीविंग इंडस्ट्री की ज़्यादातर एरिया में अगर हम खास भीलवाड़ा की अगर बात करें, अब जितनी मेरी समझ है और जितना मेरा इन्वॉल्वमेंट है कि लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हम अभी भी उन्हीं मशीनों में अटके हुए हैं जो हमने आज से 15-20 साल पहले जब भी डाली थी, वो उस समय के हिसाब से पर्याप्त और सूटेबल मशीन थी। लेकिन अब समय बदल गया है। इचलकरंजी में आप देखें तो एयरजेट्स लग रही हैं, 1200 आरपीएम वगैरह के ऊपर में चल रही हैं। सूरत में भी वहाँ मॉडर्न रेपियर्स अपने जैकार्ड वगैरह के साथ में आ गए हैं। तो मेरे को एक चैलेंज जो खास भीलवाड़ा से संबंधित स्पेसिफिकली, क्योंकि हम भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं इस समय, वो एक समझ में आता है कि भाई लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन टाइम पे नहीं है। बहुत जोर पड़ता है या ज़बरदस्ती बाहर का मार्केट का प्रेशर आता है, तभी हम जाके थोड़ा बहुत करते हैं। अच्छा। तो वो मेंटल एटीट्यूड कि हमको समय के साथ या समय से आगे चलना चाहिए, वो एक डेवलप करने की ज़रूरत है, जहाँ तक भीलवाड़ा का सवाल है। बाकी जगह के अंदर में लोग तब भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं एंड नई मशीनें डाल रहे हैं। वो अगर माइंडसेट लोगों ने चेंज कर लिया तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो पिछले 2-3 सालों में क्या बड़े बदलाव आपको वीविंग इंडस्ट्री में देखने को मिले? वीविंग इंडस्ट्री में देखिए, तकनीक में तो कोई बदलाव आ नहीं रहा है। काफ़ी टाइम से जो सिस्टम चल रहे थे, अब खाली स्पीड्स बढ़ रही हैं, पावर कंजम्पशन के ऊपर में, एफिशिएंसी के ऊपर में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस रहा है। अच्छा। जहाँ तक एमएसएमई सेक्टर का एडेप्टेशन का सवाल है, तो इचलकरंजी एक उदाहरण के तौर पे लिया जा सकता है कि वो सबसे महंगी मशीन खरीदते हैं, पर सबसे कम कॉस्ट पे आज वो काम कर रहे हैं, फिर भी वो ग्रो लगातार कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं वो उस कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी पैसा कमा रहे हैं, महंगी खरीदने के बाद भी। सबसे महंगी, मतलब वो आज अगर वीविंग की कोई सबसे महंगी मशीनें हैं तो वो यूरोपियन या जापानीज एयरजेट्स हैं, बट फिर वो परफॉर्मेंस के ऊपर में उसको पूरा कस निकाल के लेते हैं। तो छोटे और जो मीडियम वीविंग इंडस्ट्री है, उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? उनको सबसे पहले तो समस्या आती है ट्रेंड और प्रोफेशनल मैन पावर की। बिकॉज एक तो पहले ही कमी है ट्रेन प्रोफेशनल मैन पावर की, और फिर छोटे यूनिट्स
उनका कई बार कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कई बार, तो फिर ये चलता चला आता है कि जो चलता आ रहा है आदमी ने जो चलाते हुए सीखा है उसी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन मशीन की क्षमता, मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ती चली जा रही है और इनका मापदंड पुराने वर्किंग के हिसाब से ही है। तो हालांकि परफॉर्मेंसेस अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अगर ये ट्रेन मैन पावर या सिस्टमेटिक या प्रोफेशनल रखें तो मेरे हिसाब से इसमें और भी बेहतरी आ सकती है। तो ट्रेन मैन पावर कैसे और कहाँ से आए, मतलब ये इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अब ये बड़ा डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टास्क है कि भाई एक तरफ तो टेक्सटाइल में मैन पावर, ट्रेन मैन पावर की कमी है, दूसरे तरफ ज़्यादातर काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने टेक्सटाइल का कोर्सेज बंद करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको स्टूडेंट्स नहीं मिलते। स्टूडेंट्स इसलिए नहीं मिलते हैं बिकॉज आज के टाइम बच्चे चाहते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ होगा, क्या सैलरीज हमको मिलेगी, और पुरानी मानसिकता होने के हिसाब से एमएसएमई वाले खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पेमेंट के मामले में अभी भी वो थोड़ा अटके हुए हैं। मशीन्स तो उनकी 700 आरपीएम से 1200 पहुंच गई, लेकिन वो यही है कि 20,000 का आदमी होना चाहिए, 50,000 का आदमी होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर इसको सिस्टमेटिक करें, आप अच्छी मशीन ला रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं, तो मैन पावर भी उस हिसाब से होना चाहिए। अब ये एक मेंटालिटी चेंज वाली बात है। कौन इसमें पहल करेगा? पहल इंडस्ट्री को करनी पड़ेगी। तो ये अगर अपने आईटी इंडस्ट्री का देख लें तो आईटी इंडस्ट्री ने डिमांड करना शुरू किया, एक सैलरी पैकेजेस थे, कॉलेज से बच्चों को पिकअप करते थे, तो आईटी का तरफ बच्चों का रुझान हो गया और वो सप्लाई साइड आने लगी। तो ये चीज़ डेफिनेटली है, बट आज नहीं तो कल, क्योंकि अब जो पहले एमएसएमई में थे, किसी के पास 12 लूम थी, 24 लूम थी, अब लोगों के पास 200 लूम हो रही है, 250 लूम हो रही हैं, तो ये ज़रूरत तो आन पड़ेगी। तो एक वीविंग यूनिट लगाते वक्त या मशीन खरीदते वक्त क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसका सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए? विशेष ध्यान अगर देखें तो आप, अगर मैं इसका दूसरा उदाहरण दूं, बिजनेस प्योर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल अगर हम छोड़ देते हैं, तो आज जब आप शेयर खरीदते हैं तो ये नहीं देखते कि शेयर की वैल्यू कितनी है, वो 2000 का है या 500 का है। आप सस्ती चीज़ नहीं खरीदते हो, आप खरीदते हो कि किस चीज़ से मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। 2000, बट अनफॉर्चुनेटली वीविंग में मैंने देखा है काफ़ी, अगेन इच्चलकरंजी के एग्जाम्पल है, अगर आप इसको छोड़ दें, लोग सस्ते में विश्वास करते हैं कि भाई अगर ये यूरोपियन जापानीज मशीन जो 1200 आरपीएम पे चलेगी, 40 लाख की मिल रही है, उसके सामने मेरे को चाइना की या दूसरी कोई वो है, वो 15-20 हजार 20 लाख की मिल रही है, तो मैं ये क्यों खरीदूं? मतलब वो एक पूरे समझते हैं कि 40 लाख वाली खरीदने वाला बेवकूफ़ है। बट वही है कि आप शेयर इसलिए थोड़ी खरीद लेते हो कि वो सस्ता है, आपको रिटर्न क्या देने वाला है अगर आप पूरा कैलकुलेशन करो। एंड तो एक जो कहावत है कि भाई महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी जब महंगा लगा के उसका कस नहीं निकाल पाता है, तो उसके माइंड में हो जाता है महंगा लगाना नहीं चाहिए। बट अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, चल जीता जागता उदाहरण, वहाँ अभी भी हर साल की 2-3 हजार एडजेट आ रही है इस लेवल की उसके अंदर में, और वो 9 से लेके 13 पैसे उनका जॉब वर्क रेट रहता है। तो ये महंगी लगा के एक्चुअली भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो वीविंग जब आप नया प्लांट लगा रहे हैं, ये मत भूलिए कि आप ये नेक्स्ट 4-5 साल के हिसाब से लगा रहे हैं, मतलब आगे का विजन रखना पड़ेगा। आगे का विजन रखना पड़ेगा। आपके हिसाब से पुराने लूमों को अपडेट करना बेटर है या नई लूम खरीदना? नहीं, मेरे हिसाब से तो नई लूम खरीदना डेफिनेटली ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर की वजह? उसकी वजह यही है कि पुराने लूमों का एक तो अपग्रेडेशन कॉस्ट है, बट ये तो मतलब अगर आपके पास मारुति है, आप उसमें नया इंजन डाल भी दोगे, वो बाकी चीज़ें तो सारा सेटअप वही रहता है, उसके अपने लिमिटेशन है। हो सकता है वो नई इंजन की जो क्षमता है उसके हिसाब से उसकी बॉडी नहीं बनी हुई है, शॉक एब्जॉर्बर नहीं बना हुआ है, सस्पेंशन नहीं बना हुआ है, बाकी चीज़ें नहीं है उसके अंदर में। तो जो तकनीकी एडवांस ओवरऑल हो गया है, तो पेट्रोल कंजम्पशन आप समझ लीजिए, तो आप पुरानी डाल भी देंगे उसमें तो भी वो पेट्रोल कंजम्पशन नहीं देगा जो नए वाले का आपको एक गाड़ी नए हिसाब से बनी हुई है। यानी कि नई खरीदना ज़्यादा बेटर है। हाँ, नई खरीद, बिकॉज इसमें वैसे भी ये है कि आपकी पुरानी से नई की कम से कम 1.5 से 2 गुना स्पीड ज़्यादा होगी, तो आप आधी मशीन भी लगाएंगे तो करीब करीब उतना आपको
आउटपुट मिल जाएगा, जो कि आज के टाइम पे मैन पावर चैलेंज के हिसाब से भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। एक कंसल्टेंट के रूप में कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको कम किया जा सकता हो? प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का सब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है, कॉस्ट कम कौन करेगा। सेट तो शॉप फ्लोर पे, कॉस्ट कहाँ है, शॉप फ्लोर पे है। एक आपने जब मशीन डिसाइड कर ली जिससे आपका फाइनेंस कॉस्ट तय हो गया, उसके अलावा सारे जो आपके आदमी कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है। तो सबसे पहले ये 3 जो हम बोलते हैं 3 W होता है। एक होता है वाई, आप करना ही क्यों चाहते हो, ये वो क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों करना चाहते हैं? हाँ, प्रोडक्ट मतलब कि आप इसमें करने का पर्पस ही क्या है, तो प्रॉफिटेबिलिटी। तो उसके लिए व्हाट यानी करना क्या है। तो आपने बोला मॉडर्न मशीन ले ली, आरपीएम ले लिया, तो उसके साथ में एयर कंजम्पशन आपका कम हो गया, ये चीजें। अब ये सब आपने डिसाइड कर लिया, मशीन भी वहां तक ओनर रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता था हु, करेगा कौन करेगा। और यही जाके हिंदुस्तान के उसके अंदर में गैप आ जाता है। मेरे पास यही आता है कि हमको आदमी नहीं मिलते और ये नहीं होता है और आदमी टिकते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो ठीक है, मान लिया, सपोज मान लिया है सब जेन्युइन, बट उसका राग अलग से होने वाला क्या है, होने वाला नहीं है। तो हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भी कॉस्ट कंट्रोल करेगा कौन। बाकी उसको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि भी मेरी ये एयरजेट 26 CFM पे इस काउंट पे चलनी चाहिए, बट वो आदमी खड़ा रह के उसको चलाएगा तभी वो चीज आएगा। फिर रिव्यू होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो हु की परिभाषा में क्या है, कौन आपके लिए हु सूटेबल है, पहले तो उसको उस फील्ड की स्किल होनी चाहिए, वो जरूरी है। आपको जानता था, आपके फैमिली का था, आपके गांव का था, एक सीमा तक चलता था। अब वो चीजें आगे आपको नहीं चलती, नहीं, वो आदमी की नियत का सवाल नहीं है, वो कोशिश भी कर, लेकिन अब उससे नहीं चल पाएगा। तो वो जब आप करते हैं तब सवाल आता है। अच्छा, तो एक छोटा यूनिट है तो उसको क्या हाई स्पीड लगाना प्रॉफिटेबल रहता है? 100%। छोटी यूनिट है। यस, हर हिसाब से। और दूसरा एक ये है कि अगर आदमी वक्त की चाल को नहीं पहचानता है और वो पुरानी चीज को ड्रैग ऑन करता रहता है, आज हर टाइम हम गाड़ी 3 या 4 साल या मैक्सिमम 5 साल में रिप्लेस कर देते हैं, जबकि नई गाड़ी महंगी भी आती है, EMI भी बढ़ जाते हैं। बट इसीलिए क्योंकि ये समझ में आता है कि पुराने का मेंटेनेंस कॉस्ट, हिडन कॉस्ट, बाकी चीजें अगर हम सब हिसाब लगाते हैं और नई गाड़ी का हमको सपोज डेप्रिसिएशन मिल जाता है, पूरा एक गणित लगाते हैं, तो ये होता है यार ये पुराने को चलाने के बजाय कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा पुराने को इतना घसीटते रहते हैं जब तक कि खुद अब मतलब हाँ। और जहां तक मेरे को मालूम है रफली ज्यादातर जो पुराने वाली मशीनें हैं अब वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाती। अच्छा, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट भी जब निकाल पा रही है तो बिजनेस को इतना तो सदृढ़ और फाइनेंस ओरिएंटेड होना चाहिए कि भाई अब इसको हमको फेज आउट करके अगर। जहाँ तक छोटे यूनिट्स का सवाल है तो इचलकरंजी वगैरह वाले ने सबने 12-12 लूम से ही शुरू किया था और सारी हाई स्पीड से ही शुरू किया। अब कोई 100-150 है, कोई है, या 12-24 वाली लूम्स भी चल रही हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। पर इचलकरंजी में ये ट्रेंड कैसे आया? मतलब पहले वहाँ पे तो बड़ी वो हैंड छोटी मशीनें और छोटे खाते थे, तो हाँ, अचानक से ये हुआ कि हाई स्पीड लानी है या महंगी लानी है, ये सब कैसे चेंज आया उनमें? ये चीज उनका चेंज का ऐसे ही आया। एक तो कंपल्शन हो गया बिकॉज पावर लूम के अंदर में कारीगर की जो एक प्रॉब्लम है वो आने लगी। फिर पावर लूम का एक लिमिटेशन था कि क्वालिटी ग्रेडेशन इस पॉइंट के ऊपर नहीं आ सकता है। इचलकरंजी का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसका करीब 60% कपड़ा जो है किसी ना किसी रूप में एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, तो वो एक्सपोर्ट के डिमांड स्टैंडर्ड्स जो डिमांड होने लगे तो ये हो गया कि अब पावर लूम तो इसको मीट कर ही नहीं सकता है, आपको हाई स्पीड में अच्छी मशीनों में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी शुरुआत जैसे भिलवाड़ा में हुई सुलझर सेकेंड हैंड से शुरू करी, लेकिन उनका क्योंकि एक स्टैंडर्ड कपड़ा था, कमोडिटी आइटम है, तो जो सुलझर की 200 RPM थी उसके जगह एयरजेट जब भी आई 700-800 से मिनिमम चालू हुई, तो वो 4 गुने का
फर्क इमीडिएट पड़ ही गया, बिल्डिंग उतनी कम लगती है, बाकी सब चीजें कम लगती हैं, अच्छा। मशीन कॉम्प्लिकेशन लेस है, जगह है। फिर सब्सिडी का एक जो फैक्टर होता है कि भी 30% 40% पहले भी थी, आज भी है। उस टाइम पे टफ्स था, तो टफ्स के हिसाब से आदमी का कैपिटल इन्वेस्ट करना कम हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट उसको मिल गया। और एक बार उन्होंने शुरू किया 12 मशीन, उससे फिर खून लग गया और फिर वो सामने ज्यादा फिर वही बढ़ता गया। वो तो हाँ, धंधे वाले को पैसा दिखता है तो वो भागता ही है उसके पीछे। फिर अगर किसी को जीरो से यूनिट शुरू करनी है तो उसके लिए कौन सा फैब्रिक और कौन सी टेक्नोलॉजी की मशीनें लानी चाहिए? टेक्नोलॉजी तो फैब्रिक तो खैर देखिए आपके मार्केटिंग के ऊपर में डिपेंड करेगा। सूरत है तो आप ड्रेस मटेरियल साइड पे फोकस करोगे उस मार्केट का, भिलवाड़ा है तो आप शूटिंग पे फोकस करेंगे, इचलकरंजी है तो वो कॉटन शर्टिंग या सूटिंग, मतलब शर्टिंग का या उसका मटेरियल ज़्यादा यूज़ करेंगे। वो तो मार्केटिंग वाइज हो गया। टेक्नोलॉजी में बेस्ट और आज के टाइम सबसे कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो एयरजेट की है। एयरजेट मशीन अगर कोई कपड़ा एयरजेट पे बना सकता है तो उसको आप रेपियर और दूसरे मशीनों में बनाने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम ही आने वाली है। एंड प्रैक्टिकली अभी के जो प्रोडक्ट्स हमारे पास में जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें करीब करीब 80 से 85% कपड़ा अब एयरजेट पे बन सकता है। अच्छा, तो अगर आपके पास चॉइस है, आप जा ही रहे हो, तो एयरजेट हैज टू बी द फर्स्ट चॉइस। तो अभी टेक्निकल टेक्सटाइल का दौर चल रहा है, हर कोई टेक्निकल टेक्सटाइल की बात कर रहा है, सरकार इसको बड़ा महत्व दे रही है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एयरजेट पे वो बन सकता है, प्लस भिलवाड़ा उसके लिए तैयार है? नहीं, एयरजेट पे बन सकता, मैं ये कह सकता हूँ मशीनें तैयार हैं। मशीनें तैयार है, आदमी तैयार है कि नहीं है वो एक अलग बात है, सेठ लोग तैयार हैं कि नहीं है वो एक अलग बात है। एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स में अगर हम टेक्सटाइल शब्द हटा दें तो बेटर ही है, बिकॉज वो क्या है, उसको जो ऑलरेडी अपैरल वाले में है उनका माइंड सेट है, मशीन आते ही 10-15 दिन में एफिशिएंसी आ जानी चाहिए, रोटेशन हो जाना चाहिए, मेरा बैंक का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो उससे पहले तो मैं कमाई कर लूँ। टेक्निकल टेक्सटाइल में वो नहीं, इंतजार करना पड़ता है। हाँ, वो नहीं हो पाता है। तो अपन टेक्निकल टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, भिलवाड़ा वाले चाहते हैं कि टेक्निकल टेक्सटाइल बनावे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि इसमें वो थोड़ा वेट करना पड़ता है, इसमें शोध करनी पड़ती है, मतलब प्रोसीजर लंबा है, उसकी वजह से ये लोग एकदम से हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब वो इसमें फ्यूचर, मतलब टेक्सटाइल में फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर है? नहीं, 100% फ्यूचर है। इवन शॉर्ट टर्म के अंदर में अगर आप ग्रोथ देखें या कुछ भी देखें, टेक्निकल टेक्सटाइल का कंजम्पशन और वो नॉर्मल फैब्रिक से ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अब हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वो तो उनका अंदरूनी मामला हो गया, दूसरे आपको हिम्मत कैसे कर दिला देगा? कोई आपको कोच आके बोल सकता है इस तरह से आप लो और छलांग लगाओ, अब वो पकड़ के आपके साथ छलांग तो नहीं लगा सकता ना, वो तो छलांग तो आपको ही लगानी पड़ेगी फाइनली। आप वो आप कर सकते हो, आपने आगे फोम बिछा दिया, आपने नेट बिछा दिया कि मेरे को चोट नहीं लगे, वो नहीं लगे, बट छलांग के लिए दोनों पांव धरती से ऊपर तो उठाने पड़ेंगे ना। यहाँ का जो, या काफी जगह, खाली भिलवाड़ा नहीं, सबका ये है कि एक टांग मेरी जमीन पे रहे और मैं छलांग लगा दूं, तो यहाँ तो फिर वो तो लंगड़ी खेलने वाला काम हो जाएगा। सही बात है। हाँ, तो यहाँ के कुछ लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप जैसे भिलवाड़ा में करते हैं? हाँ, अपने लेवल पे कर रहे हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल का थोड़ा एक यही चीज होता है कि इसका कोई व्याख्यान करता नहीं है, करना नहीं चाहता है, बिकॉज थोड़ी टेक्नोलॉजी सीक्रेटिव है इस चीज के बारे में। तो अलग अलग लेवल पे भिलवाड़ा, सूरत, इचलकरंजी वगैरह में लोगों ने, और खासकर जो सेकंड जनरेशन, अब नए जनरेशन आ रहे हैं, उन्होंने अपने प्रयास शुरू किए हैं। एंड छोटे छोटे पगले जिसको कह सकते हैं, लिए जा रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से अधिकांश मैन्युफैक्चरर जो यूनिट लगाते हैं वो 80% लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिनका उनको एहसास ही नहीं होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं? कि मैं चला लूंगा। हाँ, मैं, अच्छा, सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर वो ये सोच के लगाते हैं कि मैं चला लूंगा और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इंटरनेट है, मैं ढूंढ डांड के AI से, उससे मैं अपने जो 20 साल से काम कर रहा है शॉप फ्लोर को, उसको सिखा सकता हूँ कैसे करना है या करना। तो जहाँ मैं आता है वहाँ प्रॉब्लम, वहाँ इंडस्ट्री नहीं चलेगी, नहीं चलती। अब एक AI की बात करते हैं। AI किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदल रहा है?
एआई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया में तो खैर नहीं अभी तक इसका इम्पैक्ट आया है, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि और वो इसका कारण ये है कि हमने बेसिक चीज जो है, जो डिजिटाइजेशन होना चाहिए। एआई तो बाद में आएगा, आपके पास डेटा हो तो डेटा को यूज करेगा। हमारे यहाँ डेटा रिकॉर्डिंग की ही बहुत कमी हो, जो डेटा है अवेलेबल उसकी एक्यूरेसी नहीं है। उसमें सबसे बड़े दुख की बात होती है, जैसे मेरा सिस्टम है, हर मंथली हम बोर्ड रिव्यू करते हैं, तो जब बोर्ड रिव्यू के लिए कागज बन के आता है, उनका ही फाइनेंस वाले आदमी ने कागज बनाया और उस समय सेठ बोलेगा ये फिगर ठीक नहीं है। अरे तो जब आपको फिगर पे ही विश्वास नहीं है तो आप तो वो फिगर डाल सकते हो ना एआई को कि भी इसका एनालिसिस करो। हाँ। बट अगर आप वो फिगर ही सही नहीं है या आप उस पर एग्रीड नहीं हो तो एआई आपको एक्शन एनालिसिस करने के अंदर में मदद कर सकता है। बट एनालिसिस अगर आप गलत डेटा की कर रहे हो या आपको लगता है वो डेटा गलत है तो क्या तो वो आप वो एक्शन सजेस्ट करेगा और आप वो एक्शन को भी नहीं। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एटलीस्ट जो बेसिक डिजिटाइजेशन है, ईआरपी सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, कस्टमर रिलेटेड डेटा है, सीआरएम रिलेटेड डेटा है, तो आज एआई का सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूज हो सकता है कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन में। अच्छा। बट 90% या 95% टेक्सटाइल यूनिट्स के पास सीआरएम नाम का कोई वो है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा ईआरपी लगा रखा है उन्होंने। तो वो बेसिक स्टेप नहीं करके तो छलांग लगाना मुश्किल होगा। हाँ, सेठ लोगों के लिए है कि हमने रिपोर्टिंग ऐसे कर दी, वो कर दी वगैरह वाला ये सब। सर, अगले 5 वर्षों में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हैं? जहाँ अभी है उससे ही बस 3-4% की जो ग्रोथ रही है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आने वाला है फाइनेंस का। अच्छा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, तो हम अगर आज बोलें कि हमारा 40 बिलियन है और उसको 100 बिलियन करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 बिलियन तब भी शायद हो सकता है, लेकिन 40 बिलियन के लिए 20 बिलियन यूएस डॉलर का कैपिटल लगा हुआ है वो 40 का आउटपुट देने के लिए। तो अगर आपको 100 बिलियन का आउटपुट देना है तो 50 बिलियन कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो 30 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर बाकी चीजें हो जाती हैं जो कि अपने आप में ही समस्याएं हैं, कोई हो नहीं रही है, अगर हो भी जाती है तो ये पैसे का फंडिंग तो है ही नहीं, बैंक आसानी से देने को तैयार नहीं होते हैं। सरकारी फैसिलिटीज, हाँ, सरकारी पैसा नहीं देते हैं, वो स्कीम बना देते हैं। अच्छा। हाँ, पैसा तो सरकार देती नहीं हो तो जाना तो आपको बैंक के पास पड़ेगा। वो बोले मेरा टेक्सटाइल तो नेगेटिव लिस्ट पे है, और तो उसमें सवाल ये आ जाता है। दूसरे टेक्सटाइल वाले ने कोई भी दूसरे फाइनेंस को सीरियसली नहीं लेते, अकाउंटिंग को सीरियसली लेते, बट फाइनेंशियल प्लानिंग, लोग बिजनेस प्लान बनाते हैं बट फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। अच्छा। बाकी सब कंपनियां फाइनेंशियल प्लान से शुरू होती है, उसके हिसाब से बिजनेस प्लान बनाते हैं, लेकिन टेक्सटाइल में ऐसा नहीं है। टेक्सटाइल में उल्टा ही है, हम तो ये लूम डाल देंगे, हम ये प्रोडक्ट बना देंगे, हम ये कर देंगे। बिजनेस प्लान तो मुश्किल से मिल जाएगा, वो भी 75% टेक्सटाइल यूनिट के वालों के पास नहीं होता। अगर आप उनसे पूछ लें कि 3-4 साल 5 साल का क्या बिजनेस प्लान, और फाइनेंस प्लान तो बिल्कुल ही नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, तो मेन चैलेंज आने वाली है फाइनेंस की। हाँ, बाकी ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर तो ब्राइट है। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है अपने आप में 2 से 3% ग्रो कर रही है हर साल, जो ट्रेडिशनल डोमेस्टिक उसके हिसाब से, तो उतनी ग्रोथ तो आपके लिए सेफ है। अब क्योंकि कई लोग टेक्सटाइल में से निकल रहे हैं और उसके सामने नए घुसने वाले इतने नहीं हैं, तो जो टेक्सटाइल में रह के एक्सपांशन करना चाहेंगे उनके लिए वो वैसे ही स्पेस क्रिएट हो रही है। 2-3% ग्रोथ से हो गई, एंड ये समझिए कि आज के हमारे हिसाब से 4 से 5% एग्जिट होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, एग्जिट ज्यादा है? एग्जिट ज्यादा है, वो तो शायद आपको भी दिख रहा होगा, भिलवाड़ा में भी दिख रहा होगा कि भाई लोग या तो ग्रो नहीं कर रहे हैं, या मशीनें धीमे धीमे कर रहे हैं, या बच्चे किसी और लाइन में जा रहे हैं, चले गए। तो उस हिसाब से ये 7-8% का मार्केट तो है ही, क्योंकि मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, तो एक आदमी के लिए तो वैसे ही काफी अपॉर्चुनिटी हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा, ये हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे टंडन साहब से बातचीत की। यदि आपको भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई इंक्वायरी है तो आप हमें भेज सकते हैं, उसका हम टंडन साहब से बातचीत करके उसका भी हम जो है अगले एपिसोड में उसको भी हम शूट करेंगे। आशा है हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।